हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी पीजीटी हिंदी के सिलेबस के ऊपर। जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहला जो काम हमें करना होता है उस परीक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन करना काफ़ी जरूरी है, जिससे कि एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक जानकारी हो सकती है कि किस बिंदु को पढ़ना है और किस बिंदु को नहीं पढ़ना है। हालांकि इससे पहले जो यूपी पीजीटी हिंदी का एग्जाम हुआ था उसके समय भी हमने पाठ्यक्रम पर बातचीत किया था, लेकिन जब नए सिरे से हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं तो अगर उस पर हम पुनः रिवीजन करते हुए सिलेबस का अध्ययन करते हैं तो अलग दृष्टिकोण से हम उसे ग्रहण करते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि अगर हम इस पाठ्यक्रम को नए सिरे से देखेंगे तो जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके अंदर एक नया संचार होगा, उत्साह जोश के साथ इस परीक्षा की वे तैयारी करेंगे। और इसमें हम कुछ नए दृष्टिकोणों से भी देखने की कोशिश करेंगे। इकाई दर इकाई जो पाठ्यक्रम में बिंदु लगे हैं उन इकाइयों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं या फिर मूल किताबें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, ताकि आपके मन में पुस्तकों को लेकर किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं हो कि कौन सी बुक पढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी और कौन सी बुक नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सफलता मिलेगी। तो इस लेक्चर में आप सभी को बहुत ही नई जानकारी मिलने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिर तक अपने लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। तो पहले हम इस पाठ्यक्रम के अंदर देख लेते हैं कि कितनी इकाइयों का हमें अध्ययन करना है। अप्रत्यक्षतः कहीं भी इकाई का इसमें संकेत नहीं किया गया है, लेकिन हमें जरूर जानना चाहिए कि किन किन इकाइयों का अध्ययन करना है। पहली इकाई आपको यहाँ पर दिख रही है हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरी इकाई का नाम है गद्य साहित्य का इतिहास। तीसरी इकाई है काव्य शास्त्र। चौथी इकाई है भाषा विज्ञान। पांचवी इकाई है व्याकरण। छठी इकाई है संस्कृत साहित्य और सातवीं इकाई है इसमें संस्कृत व्याकरण से संबंधित हमें चीजों को पढ़ना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूपी पीजीटी हिंदी का जो सिलेबस देखने में छोटा लग रहा है कुल 7 इकाइयों में बटा हुआ है। ठीक है, तो हम इकाई दर इकाई उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर तो बातचीत करेंगे, इसके साथ ही इन इकाइयों से संबंधित किताबों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, जिसको कि आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद अगर आपके पास जो जो किताबें हैं उनको तो खरीदने की जरूरत नहीं है, जो किताब नहीं है उसको जरूर खरीद कर एकाग्रचित होकर आप पढ़ेंगे। आपको इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इकाई पर हम बात करते हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। तो जो बच्चे इस चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं या फिर पिछली पीजीटी के परीक्षा में बैठे हुए थे उनके लिए ये जो सिलेबस है नया नहीं कहा जा सकता। जो इस बार अपियरिंग में बैठ रहे हैं, पहली बार बैठ रहे हैं, उनके लिए ये सिलेबस नया हो सकता है। ठीक है, और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजी एंट्रेंस देकर तमाम विश्वविद्यालयों में आपने एडमिशन लिया होगा तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपके लिए नए नहीं है। बस आपको करना क्या है कि इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए हम किन मूल किताबों का अध्ययन करें। तो सबसे पहली जो किताब का नाम मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो इसको आपको नोट करना है। ये किताब हिंदी पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के पास लगभग रहती है। जिनके पास नहीं हो प्लीज इस किताब को जरूर वो खरीद कर पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि इस बुक से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो कथन के रूप में हो चाहे फैक्चुअल तरीके से हो। दूसरी जो बुक है वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की। इस बुक को बिल्कुल आपको पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे
और देखा जाए मूल इतिहास ग्रंथों में तो शुक्ल के बाद बच्चन सिंह की बुक आपको ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तीसरी बुक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है। और जैसे मैं नाम बोल रहा हूं आपके दिमाग में तुरंत आ भी गया होगा कि इसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 3 मूल किताबें हो गई, आपको हर हालत में इन किताबों को पढ़ना है। अगर आप अपना बेसिक अभी नहीं क्लियर कर पाए हिंदी साहित्य का, तो एक चौथी किताब है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है। आपको लगता है कि हमें अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, चतुर्वेदी की किताबों के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इसके लिए आप विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। अगर इन चारों किताबों आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा आप बिल्कुल वहां पर नहीं फंसेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देंगे। वरना सहायक ग्रंथों में आप देखेंगे बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, चर्चित भी हैं, लेकिन उनके पढ़ने के बाद आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता होगा, लगता होगा कि हमने मूल किताबों को नहीं। तो इसलिए उन सहायक किताबों को जरूर आप अपने पास रखिए, लेकिन मूल किताबों का अध्ययन जरूर करिए, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। पहले इकाई के लिए आपको ये पढ़ना है। दूसरी इकाई के लिए मैं जो बुक बताने जा रहा हूं और उसका नाम है हिंदी गद्य का इतिहास। हिंदी, बल्कि हिंदी का गद्य साहित्य, ठीक है। हिंदी का गद्य साहित्य जो कि रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी गई है ये बुक। इसको आप खरीद सकते हैं। हालांकि ये बुक काफी कीमती है, तो इस बुक को नहीं खरीद पाते हैं तो दूसरी जो बुक है उसका नाम है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की जो बुक है उसको भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की जो किताब है उसको खरीद सकते हैं। तो चाहे तो आप मूल किताब पढ़ने के लिए हिंदी गद्य साहित्य खरीद सकते हैं, हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का, या फिर इस बुक को खरीद सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दूसरे नंबर वाली बुक जरूर अपने पास खरीद कर रखेंगे, क्योंकि अगर पहली किताब आप नहीं खरीद पाते हैं तो पूरा सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे में हुबहू हिंदी का गद्य साहित्य को व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास किया गया और तमाम परीक्षार्थी इसको पढ़कर सफल भी हुए। तो इस किताब को आप खरीद सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गद्य साहित्य का विकास में क्या क्या पढ़ना है आपको। निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग्य। इतने टॉपिक्स को आपको गद्य साहित्य का विकास के अंतर्गत पढ़ना है, जिसके लिए मैंने मूल किताबों का नाम यहाँ पर बता दिया। अब तीसरी इकाई आती है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं, ठीक है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपको पढ़ना है अव्यय। अब ये कैसा अव्यय आपके दिमाग में आ रहा हो क्या है, तो ये हो गया रस, अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, इन सब का जो अव्यय है जिसको हम कह सकते हैं संप्रदाय, संप्रदायों के बारे में पढ़ना, ठीक है। इसके बाद भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द, शक्तियां, ये इतने पोर्शन है जो कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना है। तो इसके लिए जो मूल किताब है उसके बारे में चर्चा करूं तो एक किताब को मैं यहाँ पर बताऊंगा जिसका नाम है भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, सत्यदेव चौधरी, ठीक है। इस बुक को आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो इस बुक को खरीद कर आप अच्छे से इसका अध्ययन कर सकते हैं। और सहायक ग्रंथ में इस बुक को हमेशा अनिवार्य रूप से आपको देखते रहना है सप्ताह दर सप्ताह, ठीक है। तो काव्य शास्त्र के लिए भी हो गया। अगर चौथी इकाई भाषा विज्ञान के बारे में चर्चा करें तो भाषा विज्ञान में आपको पढ़ना है हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां। इतने पॉइंट्स को भाषा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। तो भाषा विज्ञान के लिए कोई खास किताब की जरूरत नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें जो भाषा विज्ञान का पोर्शन लगा है वो भी आपके लिए इस परीक्षा के लिए काफी है।
इसके अलावा इस बुक में भी दिया गया है, पांडे वाली जो बुक है उसमें भाषा विज्ञान का कुछ पोर्शन दिया गया है। इसके अलावा आप प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की अगर नेट की किताब रखे होंगे पेपर 2 पेपर 3 के लिए, तो उसमें भी भाषा विज्ञान मिल जाएगा। भाषा विज्ञान कई बुक्स में आपको मिल जाएगा। अभी नीचे मैं बताऊंगा व्याकरण के बारे में, जिस किताब का नाम लूंगा उसमें भी भाषा विज्ञान का पोर्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए किसी खास पुस्तक के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। आप हिंदी की उपभाषाएं के बारे में अच्छे से जानते होंगे, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, ये सब व्याकरण वाली किताब में भी मिल जाते हैं। तो इसके लिए सामान्य रूप से ही आपको तैयारी करना है, ठीक है। अगले पॉइंट जो 5वां नंबर का पॉइंट है, इकाई व्याकरण दिया। व्याकरण के अंतर्गत हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सारे पोर्शन दिए हैं। तो इसके लिए मैं 2 किताबों की चर्चा करूंगा, लेकिन आपको उसमें से एक ही खरीदना है, दोनों नहीं खरीदना है। अगर आपका कोई ग्रुप हो, अच्छे पढ़ने वालों का ग्रुप हो, तो इन दोनों किताबों को अलग अलग अगर कैंडिडेट स्टूडेंट खरीद लेते हैं तो फिर और भी अच्छी बात है। जिसमें एक किताब है हरदेव बहारी द्वारा लिखी गई किताब है, जिसका नाम है हिंदी शब्द अर्थ व प्रयोग, जो कि हरदेव बहारी द्वारा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। हिंदी शब्द अर्थ व प्रयोग हरदेव बहारी की बुक है, तो इस बुक को खरीद सकते हैं। दूसरी बुक है वासुदेव नंदन प्रसाद की, ठीक है, वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक भी हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित अच्छी बुक है। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि इन दोनों किताबों को आप खरीदिए, इसमें से किसी एक बुक को जरूर अपने पास रखिए, जिससे कि आपका जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं संस्कृत साहित्य, क्योंकि विज्ञापन में ही पहले ही बता दिया गया है कि हिंदी विषय से जो भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको संस्कृत किसी न किसी रूप में, चाहे वो ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, चाहे संस्कृत से एमए किया हो, चाहे वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से संस्कृत से कोई ना कोई कोर्स किया, ये एकदम से अनिवार्य है। कई बच्चे कमेंट्स कर पूछ रहे हैं कि फला विषय में उन्होंने एमए किया था, ढेका विषय में एमए किया था, तो फिर क्या वो फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं। तो उनको एक वाक्य एक शब्द में जवाब नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर मैंने वीडियोज में इसके पहले भी क्लियर किया था और यहाँ पर भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि हिंदी के साथ संस्कृत आपको ग्रेजुएशन या फिर उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से, राजर्षि टंडन नहीं बल्कि विज्ञापन में क्लियर करके रखा हुआ है कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आपका संस्कृत से कोर्स होना चाहिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर संस्कृत साहित्य से भी संबंधित सवाल आएंगे आपको। उसके अंतर्गत संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं पढ़ना है, जिसमें भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर को पढ़ना है, ठीक है। इस पर हमने भी कई वीडियो लेक्चर अपलोड करके रखे हुए हैं, आप समय निकाल कर जाकर देख सकते हैं। ऊपर जितनी भी हमने हिंदी से संबंधित बातें की, चाहे वो व्याकरण का पोर्शन हो, काव्य शास्त्र का हो, भाषा विज्ञान का हो, हिंदी साहित्य का इतिहास का हो, हिंदी का गद्य साहित्य हो, सब पे वीडियोज अपलोडेड है। बस आपको अपने अनुसार उसको यूज करना, ठीक है। और बहुत परेशान नहीं होना है कि ये यूजीसी के लिए बना है तो मेरे काम का नहीं होगा, ये डीएसएसबी के लिए बना है तो ये मेरे काम का नहीं होगा। आपको अपने सिलेबस के अनुसार जहां से भी मैटर मिल रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी मैटर अपलोड किए गए हैं वो प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से ही अपलोड किए गए, ठीक है ना। तो इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। तो संस्कृत साहित्य को पढ़ने के लिए जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनके लिए कौन सी किताबें पढ़ें, तो उसके लिए मैं कुछ किताबों का नाम बता रहा हूं। उसमें से केवल एक ही किताब आपको खरीदना है, जिसमें है संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास। संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास, जिसमें नाम दिया गया है राधा वल्लभ त्रिपाठी का। राधा वल्लभ त्रिपाठी नाम के इसके इतिहासकार हैं, इसको आप खरीद सकते हैं, ठीक है। या फिर संस्कृत साहित्य का इतिहास कपिल देव द्विवेदी, कपिल देव द्विवेदी की एक बुक आती है, इसको भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। ये 2 किताबों में से एक कोई किताब आप खरीद लीजिए, जिससे कि मोटा आप जान सके कि संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन है और जिन जिन का नाम दिया गया उनकी खास रचनाओं और प्रवृत्तियों के बारे में अच्छे से जान जाए। यहाँ पर 7वां पॉइंट है व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपको पढ़ना है संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल, अनुवाद।
तो इसका भी व्याकरण थोड़ा सा क्लिष्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, अलग से इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। हो सकता है कि संधि समास आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से कर लें, लेकिन जो शब्द रूप होता है, धातु रूप होता है, अनुवाद होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर पॉइंट है, आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि मैंने इस पे वीडियो पिछले एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर बनाया था, आपको समय मिले तो जाकर वहां पर देखिए। और क्रमशः हम इस बार सन 2022 के लिए भी वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास टेस्ट जितना भी हो सकता है सब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कोई पेड कोर्सेज यहाँ पर नहीं चलते। हम आपको अपने फैमिली का मेंबर मानते हुए एक गाइडेंस मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं, उसका आपको सही से उपयोग करना है। हालांकि हम अपनी उपस्थिति 100% रखने की कोशिश करेंगे कि पर डे कोई ना कोई लेक्चर्स आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अपलोड किया जाए, ठीक है। तो मैंने संस्कृत साहित्य का इतिहास से संबंधित बुक के बारे में बता दिया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये व्याकरण से संबंधित बुक कौन सी हो सकती है, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक आती है जिसका नाम है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, ठीक है, बाबू राम सक्सेना द्वारा ये लिखी गई बुक है, बाबू राम सक्सेना। इस बुक को जरूर आप खरीद लीजिए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इस बुक को पढ़ लीजिए बढ़िया से, आपका जो संस्कृत व्याकरण संबंधित पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सारी मूल किताबें तो हमने खरीद ली, पढ़ ली बढ़िया से, लेकिन जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं हम हल करेंगे तब तक हमारा कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। तो ये भी आपके मन की जो दुविधा है, जो प्रश्न है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं केवल 2 किताबों का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा। एक घटना चक्र से आपको टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सेट आ जाती है, जिसमें व्याख्यात्मक तरीके से आंसर भी दिया रहता है, तो इसको खरीद लीजिए। या फिर इसमें से दूसरे नंबर पे यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, इसको भी आप खरीद सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट के लिए इन्हीं दोनों का मैं नाम लूंगा। हालांकि मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशंस की बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, बहुत जगह पे आपको कोचिंग्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ढेर सारा मैटर जुटाकर अपने ऊपर प्रेशर बनाने से बढ़िया है कि मूल किताबों को पढ़िए, ठीक है। इसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया उसको पढ़ लीजिए। अब बाकी इस चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं उनको पढ़िए। और इस बार बदलते हुए परीक्षा के पैटर्न पर मैं चाहूंगा कि कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया जाए, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो हमने यूपी पीजीटी हिंदी प्रवक्ता के पाठ्यक्रम पर पूरा विचार किया, किताबों का भी नाम बताया और जो भी सिलेबस में पढ़ना है उसके बारे में भी बताया, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपके मन में तैयारी करने का एक जोश भी बना होगा, जोश पैदा हुआ होगा कि हमें अभी इस परीक्षा को हर हालत में क्रैक करना, ठीक है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये सिलेबस वाला पाठ्यक्रम लेक्चर आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। उसी के माध्यम से पता चलता है कि जो चीजें मैंने आप सभी को बताई वो ठीक से क्लियर हुई कि नहीं। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर्स के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।